एक्सेलरेटेड चार्ज से। सारा का सारा मामला है एक्सेलरेटेड चार्ज का। एक्सेलरेटेड मतलब विद एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, एक्सेलरेशन होगा मतलब वेलोसिटी बदलेगी। सारा मामला वहीं का है, उसी की वजह से सारा एक पंचायत खड़ी हुई है। चलिए अब पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आई थिंक इसमें कुछ चीज़ें सेम ही बताई जाएंगी। पहले सुन लो, इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज हैज एन ऑसिलेटरी मोशन इट एमिट्स आउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कंटेन द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है भैया कि जब कोई आपका ऑसिलेटरी मोशन करता हुआ कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो फील्ड कंटेन करती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन द सेम फेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वी हैव ऑलरेडी रेड दैट, सो नो प्रॉब्लम। दस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द वेव कंपोज्ड, ओके मॉडर्न डेफिनेशन है ना। दस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द वेव कंपोज्ड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द electric and magnetic field in mutually perpendicular planes, and these oscillations are perpendicular to the direction of propagation of wave. So just वही रिपीट हो गया, थोड़ा शब्द बदल दिए गए। Obviously the electromagnetic waves are transverse in nature. Why transverse in nature? Again because जो vibrational plane है वो propagational plane के perpendicular। Yes exactly. Yes, because the oscillation of the electric and magnetic field in them are perpendicular to the direction of propagation of wave. Because जो इसके field के जो vibration set हो रहे हैं वो perpendicular हैं। Done? So direction of propagation of wave. So it is done. Okay. Now important facts. First important facts is given here. An accelerated charge amid the electromagnetic wave. So many times I have repeated this, that accelerated charge, oscillatory charge, vibratory charge, whatever is emitting always the electromagnetic wave. Second point, the oscillation of the electric and magnetic field in electromagnetic wave in mutually perpendicular planes. Yes, the vibrational, the planes are the electric field and magnetic field are perpendicular to each other, and these two are also perpendicular to the direction of propagation of the wave. Confirm? Yes, okay. So in 12.1 here is a figure बना रहा हूं मैं बच्चे। 12.1 फिगर देखिए क्या है। इन यस दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, पहले भी बना चुका हूं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्लेन में कौन वेरी करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बना लो बेटा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में वेरी करेगा E, ओके। एंड यहां कौन वेरी करेगा? यहां पे वेरी करेगा मैग्नेटिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड। और यहां क्या जाएगी? यहां पे जाएगी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। चलो ये हो गया। अब वेव डायग्राम जो है सो पढ़ देता हूं। फिगर 12.1 shows the graphical representation of an electromagnetic wave. The direction of propagation of electromagnetic wave is along x-axis. Okay, the variable electric field and variable magnetic field are along y-axis and z-axis respectively. Obviously, variable electric field किसके along propagate करेगा? y-axis के along, और variable magnetic field z-axis के along। वो डायग्राम भी बना सकते हो आप जो मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले, ये वाला डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। ऐसा ये वेव की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा, ठीक इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा आएगा मैग्नेटिक फील्ड। जिस समय ये बदल रहा होगा उस समय हम भी बदल रहे होंगे, तुम बदलोगे तो हम भी बदलेंगे, ठीक है। फिर ये पीछे जाएगा, ठीक है ना, ये पीछे की तरफ बदलेगा, ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा, फिर ये घूम करके ये यहाँ पे ऐसे कर लेना। हाँ अब ये कट भी नहीं होना चाहिए। हाँ अब देखो फिर ये ऊपर गया और फिर ये नीचे की तरफ वेरी करता हुआ, समझ रहे हो ना। तो ये जो है ये जेड एक्सिस में वेरी कर रहा कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग वेरी कर रहा कौन है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बार बता चुका हूँ, आप लोग बोर हो गए सुनते बट बनना चाहिए ना, इसलिए बता रहा हूँ। चलो ये हो गया। अब यार अब इनके वेरिएशन का इक्वेशन लिख दो। बहुप्रतीक्षित, बड़ी चिंता में थे आप लोग, है ना, कि इसका इक्वेशन क्या होगा। वेव इक्वेशन तो 11th क्लास कूद रही है धड़ाम।
देखो भैया 11th क्लास में वेव इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता था, चाहे डिस्प्लेसमेंट किसी भी चीज का हो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डिस्प्लेसमेंट दिया जाता था, y इज इक्वल टू इक्वेशन क्या हुआ था? ए मतलब एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी और माइनस के एक्स, ऐसा होता था ये इक्वेशन। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कई सारे इक्वेशन होते थे, कई सारे, इनको कई फॉर्म में लिखा जाता था। चलो मैं तुमको इसको समझा देता हूँ। बेटा इसको इक्वेशन को लिख सकते हो y इज इक्वल टू ए साइन, यार ओमेगा कॉमन ले लो, तो t माइनस के अपॉन ओमेगा इंटू कितना हो गया x। ओके, t माइनस के अपॉन ओमेगा इंटू x, ठीक है। ओके हाँ, के हाँ, अब देखो k अपॉन ओमेगा, के अपॉन ओमेगा, के अपॉन ओमेगा। k क्या होता था यार? k इज इक्वल टू होता था 2 पाई बाई लैम्डा, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू होता था 2 पाई f, यानी 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी। k इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है ना? ये होता ही था, ये फॉर्मूला 11th क्लास का है। अब इसमें ज़्यादा सोचो मत, अगर अच्छी है 11th तो ठीक है, बन रहा होगा, नहीं तो थोड़ी याद ही करना पड़ेगा। यस, सो ये कितना हो गया बेटा? 1 अपॉन न्यू लैम्डा, मतलब यहाँ पे आपके अपॉन ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो बेटा? 1 बाई न्यू लैम्डा। ओके, 1 बाई न्यू लैम्डा। तो बेटा फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला होता है? न्यू इंटू लैम्डा, ये v का फॉर्मूला होता है। स्पीड इक्वल टू न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। न्यू v इक्वल्स टू एन लैम्डा बोलते हैं, कुछ लोग एफ लैम्डा बोलते हैं, कुछ लोग न्यू लैम्डा बोलते हैं। भाई देखो वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, चाहे तो एन लैम्डा बोल दो, एन मतलब फ्रिक्वेंसी, चाहे तो एफ लैम्डा बोल दो, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, और चाहे तो v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा बोल दो। तो वेव के केस में न्यू चलता है एक्चुअली, है ना? तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? k अपॉन ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 1 बाई वी, बोलो यस। तो k अपॉन ओमेगा को मैं रिप्लेस कर दूं अगर 1 बाई वी से, तो बेटा मेरे पास फाइनली इक्वेशन क्या निकल गया है बेटा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा बाहर ब्रैकेट में t माइनस एक्स, और k अपॉन ओमेगा की जगह क्या रख दिया? 1 बाई वी। तो इक्वेशन निकल गया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। बोलो हाँ या ना? बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वैक्यूम में किस स्पीड से चलती हैं? स्पीड ऑफ लाइट c से। तो v की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? c पुट कर सकता हूँ। तो मेरा इक्वेशन फाइनली बनेगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी। तो ये हो गया वेव का इक्वेशन। ये तो y डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है। मेरे पास बस दो वेक्टर हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड है। दो वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। मुझे अब इनको देख करके ये इक्वेशन लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा इक्वेशन। ये पहले नोट कर लो बेटा, आराम से इसको फट से नोट कर लो, क्योंकि ये 11th का पार्ट है। कहाँ तक? यहाँ तक। ये पूरा का पूरा जो है ये के साथ ये भी 11th का पार्ट है, पूरा का पूरा। अभी मैं इसको 12th में इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ये मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या सीखा हमने इतना सब कुछ करने के बाद ये सीख लिया। इस इक्वेशन को पकड़ो और इसको लिख दो यहाँ पे, थोड़ा सा इस पे और चर्चा की जाए। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ गया था, t माइनस एक्स अपॉन सी। अब मैं c वैसे होता v है, अभी v ही रखो, है ना? v मतलब स्पीड जो भी है, इसको v को पूंछ मत लगाओ, नहीं तो तुमको फ्रिक्वेंसी दिखाई देगा। हाँ, v रहने दो, है ना? अभी सी कर देंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे भी सी इसलिए करेंगे क्योंकि ईएम वेव अभी अपन ने लिखी नहीं है, इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के बारे में लिखा नहीं है, तो इसको वी कर लो। अगले स्टेप में इसको हम सी करने वाले हैं। अब देखो बेटा, ये जो इक्वेशन आ रहा है वाई का, ये दो डोमेन में दे रहा, मतलब इस इक्वेशन के दो बेसिक्स हैं, दो रेफरेंसेस हैं, एक टाइम डोमेन और दूसरा एक्स। एक्स का मतलब क्या है? जहाँ चल फिर रही है वेव, निकल रही जा रही है, उसको बोलते हैं स्पेस डोमेन। तो ये जो इक्वेशन है ये दो डोमेन में डिफाइन हो रहा है, एक है टाइम डोमेन में और दूसरा स्पेस डोमेन में। ये डोमेन का मतलब ऐसे समझो, जैसे मैंने बोले सर फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, तो भैया अच्छा है तो पहले ये तो बताओ कि किस सेंस में अच्छा है। सिंगिंग में अच्छा है, प्ले में अच्छा है, ड्रामा में अच्छा है, नाचने गाने किस में अच्छा है भाई, पढ़ाई में अच्छा है, किस में अच्छा है, तो पहले बताओ। तो दैट इज कॉल्ड डोमेन।
तो यहाँ पे जो सिग्नल जो भी वेव आएगी उसका जो डोमेन है, एक है टाइम डोमेन और एक है ये एक्स, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं स्पेस डोमेन, है ना, चलती है ना उसको स्पेस बोलते हैं। चलो तो भैया लिख दिया जाए अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। The electric field E vector and magnetic field B vector can be represented by the following equation like the equation progressive wave। ये किसका इक्वेशन था यार? ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन था, लिखना भूल गया मैं। ये क्या था भैया? प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। जो वेव चलती जाती हैं, अनंतकालीन बढ़ती जाती हैं, कभी खत्म नहीं होती हैं, इनको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 11th में पढ़ाया जाता है। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन आता ही आता है एग्जाम में, इसके 5-6 फॉर्मेट होते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन देखो क्या बनेगा। अब मैं इलेक्ट्रिक वेक्टर को प्रोग्रेसिव वेव की फॉर्म में लिखता हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा देखो किस प्लेन में वेरी हो रहा है? वाई एक्सिस में। तो क्या लिखूंगा मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग इन वाई डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में ई वाई इक्वल टू, बेटा इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां तक जा रहा है बेटा, इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बोलते हैं बेटा ई नॉट। क्या बोलते हैं? ई नॉट। नोट करिए, दिस इज ई नॉट, ओके, साइन फ्रीक्वेंसी, जो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की ओमेगा ही होगी, टी माइनस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एडवांस किस एक्सेस में हो रहा है? एक्स एक्सेस में। तो ये एक्स अपॉन वी की जगह क्या आएगा? सी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से एडवांस होगा। ठीक है ना? तो ये वाइब्रेट हो रहा है वाई एक्सेस में, बट एलोंग किसके? एक्स एक्सेस के ऊपर वाइब्रेट हो रहा है हाँ। तो वाइब्रेशनल प्लेन वाई है, बट मूविंग डायरेक्शन जो है इसकी एक्स एक्सिस है, एडवांस हो रहा है एक्स की डायरेक्शन। तो यहाँ एडवांसनेस की डायरेक्शन आती है एक्स बाई सी। चलो बी जेड की बात कर लो, बी, तो बी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? जेड में। तो मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, बी नॉट मान ले मेरे भाई, बी नॉट। यहाँ पे क्या आएगा? साइन। यहाँ पे क्या आएगा? ओमेगा। यहाँ क्या आएगा? टी। यहाँ पे क्या आएगा? एक्स। और यहाँ पे भी क्या आएगा? सी। म्यूट कर ले बेटा, टी बाई सी, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। ये बन गए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन भी आता है, अभी करवाऊंगा क्वेश्चन। सो क्या हुआ? द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, इनको इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर भी बोल सकते हो। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन जस्ट लाइक द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। अब चलो बात कर लें ई नॉट बी नॉट की। व्हाट इज ई नॉट? सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, इन्हीं को पीक वैल्यू बोलते हैं भाई। सो हियर ई नॉट एंड बी नॉट रिस्पेक्टिवली आर द एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इसी को पीक वैल्यू बोलते हैं। पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ फील्ड आर सेम फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है, दोनों फील्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? देखो सेम फ्रीक्वेंसी है, जो भी होगी वॉट एवर एफ, इसको न्यू बोला अपन ने, इक्वल टू क्या? ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। वाई सर जी क्यों? अरे यार हर कोई जानता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ। तो एफ इज इक्वल टू कितना? ओमेगा अपॉन 2 पाई। दोनों फील्ड की फ्रीक्वेंसी सेफ है, दोनों बिल्कुल देखो डांस दोनों के इक्वल हो रहे हैं। ओके, हियर ई नॉट एंड बी नॉट आर द रिस्पेक्टिवली द एम्पलीट्यूड हो गए, एंड ई इज द एंड बोथ द फील्ड्स आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, एंड दे आर इन सेम फेज। ई वाई and Bz are respectively the instantaneous value of the electric and magnetic field at any instant t। हाँ बेटा Ey क्या है? What is Ey? Ey का मतलब है आप कहीं भी टाइम रख करके और कहीं भी x रख करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, किसी भी टाइम पर, किसी भी जगह पर। t फॉर टाइम, किसी भी समय पर, एंड x मतलब जगह। जैसे मान लो आपको x ये वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी? इतनी होगी। समझ गए ना? सो टी एंड एक्स की वैल्यू समय और जगह बता करके आप पता कर सकते हो ई वाई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है। सो व्हाट इज ई वाई एंड बी जेड? ई वाई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी जेड इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, so Ey and Bz are respectively the instantaneous value of the electric field and the magnetic field at any instant t and at any instant x. At any instant t and at any distance x from the origin। origin से लेके कितनी दूरी पर?
x दूरी पर। आपसे बोला गया कि मेरे को ओरिजिन से लेके 3 मीटर की दूरी पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ओरिजिन से लेके 5 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। टाइम दे दिया जाएगा और आपको डिस्टेंस दी जाएगी, है ना। तो आप वैल्यू पुट कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपने देखे 2 इक्वेशन ई वाई के और बी जेड के। चलो ठीक है। दोनों एंगल सेम है। इसका ये एंगल भी बिल्कुल सेम है, इसका ये एंगल भी बिल्कुल दोनों का सेम है। चलिए हाँ, लिखिए नेक्स्ट अगला टॉपिक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक नहीं, इसी में ये तो हो गई एक जनरल रिलेशनशिप। पूरा का पूरा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया है। अब कुछ और बातें लिखिए। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अब मैक्सवेल ने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रिश्तेदारी दी। वो रिश्तेदारी दी, खतरनाक सी रिश्तेदारी दी मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ई नॉट एंड बी नॉट आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब मैक्सवेल ने कहा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का जो पीक वैल्यू है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ई नॉट और बी नॉट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है उन्होंने कहा कि C इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। उन्होंने कहा कि अगर आप ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा स्पीड ऑफ लाइट। क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट। यस, तो ये है बेटा ई नॉट अपॉन बी नॉट को C बोलते हैं, या आप चाहें तो लिख सकते हैं बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई C। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। According to the Maxwell, E naught and B naught are dependent of each other and they are related as following. This one. Okay. Yes, what is C? C is the speed of electromagnetic wave here. C is the speed of electromagnetic wave and obviously the C is the speed of electromagnetic wave और जिसकी वैल्यू होती है क्या, C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो तो रख के देखो भैया, तो बी नॉट की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, बी नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, ई नॉट समथिंग कुछ ना कुछ तो होगा अपॉन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो भैया अगर आप इलेक्ट्रिक वेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू में इतनी भयंकर क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, बहुत ही छोटा आएगा कि नहीं आएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू बहुत कम होती है, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू बहुत कम होती है, समझ गए ना। तो यस, तो लिख सकते हैं हम hence the magnetic field vector B is very weak as compared to electric field vector E। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बेटा ये बहुत ही वीक होता है क्योंकि डिवाइड करने पे आता है ये। Here the magnetic field vector B is very weak as compared to the electric field vector E। Okay, next lines। yes, sir। next lines, like the progressive wave, बिल्कुल प्रोग्रेसिव वेव की तरह, like the progressive wave like the progressive wave the electromagnetic waves are also carry energy with them। भाई वेव का काम ही क्या होता है, एनर्जी को कन्वे करना, एनर्जी को कैरी करना। So like the progressive wave the electromagnetic waves are also carrying energy with them but they do not require any material medium for their propagation। These wave can propagate even in vacuum। According to the Maxwell the speed of the electromagnetic wave in vacuum is given by, yes, what is the speed of the electromagnetic wave। कल ऑनलाइन क्लास में मैंने पढ़ाया था, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव C इक्वल्स टू 1/√μ0 × ε0। नोट करिए। ओके, यस, व्हाट इज μ0? μ0 इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है बेटा। ओके, yes, so μ0 is the magnetic permeability of the free space and the value of μ0 equal to, चलो रखवा देता हूं मैं, क्या होती है लगे हाथों,
C इक्वल्स टू निकलवा ही देता हूँ, C इक्वल्स टू 1/μ0, μ0 इक्वल्स टू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यूनिट का कोई रोल नहीं, यहाँ पे यूनिट मत लिखो, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854, सो वी कैन राउंड ऑफ इट 8.86 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होती है। सो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज दिस? दिस इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, क्लियर? ओके, तो ये हो गई, ये बहुत काम की बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है स्पीड ऑफ लाइट, और ये फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू 1/√μ0 इंटू E0, ठीक है ना। चलो अभी तो देखा मैंने वैक्यूम में लेकर के, मतलब वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं था, तो वैक्यूम में मीडियम नहीं था, बिल्कुल खाली था, तो फ्री स्पेस में जो स्पीड ऑफ लाइट C से निकली है, और हमने बताया इज इक्वल्स टू 1/μ0 इंटू ε0। बट यदि मीडियम है, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, तो भैया मीडियम में स्पीड जो होती है C नहीं होती है, क्या होती है? V हो जाती है, V। बोलो यस। तो यस, इफ एब्सोल्यूट मतलब कि कुछ ना कुछ अगर मीडियम प्रेजेंट है, तो अगर मीडियम प्रेजेंट होता है तो उस समय मीडियम की परमिबिलिटी क्या बनती है? म्यू। और मीडियम की परमिटिविटी क्या बनती है बेटा? एप्सिलॉन। मीडियम की परमिटिविटी क्या बनती है? म्यू। एंड इसकी परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन। अब मैंने आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ाया था कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। मीडियम की परमिटिविटी इक्वल टू हवा की परमिटिविटी का समटाइम्स, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। एंड एप्सिलॉन सॉरी बेटा, मेरे को परमिबिलिटी बोलना था। परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम इक्वल टू परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिबिलिटी। एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। एग्जैक्टली बेटा, प्लेस कर दो। सो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां लिखता हूं, V इक्वल्स टू 1/μ0 μr ε0 ε r। ओके, μ0 μr ε0 ε r। ओके, ठीक है ना, ये हो गया फॉर्मूला 1/μ0 μr ε0 ε0 यस। अब लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10 में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, जिसको हम म्यू बोलते थे। म्यू, व्हाट इज म्यू? म्यू इक्वल टू V1/V2, V1/V2। हाँ, तो V1/V2 क्या होता था? V1 का मतलब होता था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एयर को वही वैक्यूम ही बोलते हैं दोस्त, एयर वैक्यूम या मीडियम, ठीक है ना। तो यार यहाँ पे इसकी जगह कौन बैठेगा? एयर की जगह C, और यहाँ पे कौन बैठेगा? V। तो C की वैल्यू रख दो यहाँ से, C की वैल्यू ये 1/√μ0 इंटू ε0, और नीचे V की वैल्यू देख बेटा 1/√μ0 μr ε0 ε r। μ0 से μ0, ε0 से ε0 कैंसिल, पलटी मार के ऊपर क्या आ गया बच्चे? μr इंटू ε0 r। और कंबाइंड रूट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, μr ε0 r ये लो। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे कहीं पर n से भी शो किया जाता है, कहीं पर म्यू से भी शो किया जाता है। म्यू इक्वल्स टू μr इंटू ε0। नोट करिए, μr इंटू ε0। इसमें एक केस बनता है, वो बस इफ
मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक, अगर मीडियम नॉन मैग्नेटिक है मतलब मीडियम में कोई मैग्नेटिक टेंडेंसी नहीं पाई जा रही है, इफ मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक देन रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम इक्वल्स टू 1, सो दैट टाइम म्यू इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा, अंडर रूट म्यू आर की वैल्यू 1 रख दो तो केवल बचेगा एप्सिलॉन आर, सो एन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर. Okay. Yes, so if the medium is non-magnetic then you can place mu r equals to 1, so the refractive index of the medium becomes n equal to under root of epsilon r. तो ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इससे हमारे बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल इससे बन सकते हैं, मज़ेदार न्यूमेरिकल बन सकते हैं. कल करेंगे इसके न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे इसके, हमें बहुत कुछ सिखा करके जाएंगे. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, ठीक है ना, रफ कर दें इसको. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. लिखिए क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव, ओके, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव. ओके, so one side you can write electromagnetic wave EMW in short, and here mechanical wave MECHA, mechanical waves. yes. तो बिफोर स्टार्टिंग में आपको एक बात बता देता हूँ, साउंड वेव जो मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ वो क्यों ट्रेवल हो पाती, बिकॉज देयर आर एयर पार्टिकल. सो साउंड वेव इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव. एक एग्जाम है ना, साउंड वेव जो है मैकेनिकल वेव, तो स्टार मार्क करके लिख सकते हो कि साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव. साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव, साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है. अब आइए आगे पढ़ते हैं. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. हाँ, पहली चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यस, फर्स्ट, यस, फर्स्ट है दे आर इन ट्रांसवर्स. ये ट्रांसवर्स होती हैं. ये क्या होती हैं? ट्रांसवर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती हैं. और मैं पर्टिकुलरली साउंड वेव के बारे में डिफरेंस, मैकेनिकल में साउंड वेव के बारे में मैं डिफरेंस बता रहा हूं. तो जो साउंड वेव होती है इट इज लॉन्गिट्यूडनल इन एयर. एयर में जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है. डन. सेकेंड पॉइंट, EM wave. They do not require any material medium for their propagation, that they can travel in vacuum. So does they require any medium? No, but they require the medium. Yes, sound wave or mechanical wave, they require a material medium for their propagation. They cannot travel through vacuum. Sound wave अपन जो है वैक्यूम से नहीं बोल सकते हैं. ये आवाज हमारी वैक्यूम में नहीं जा सकती है. थर्ड पॉइंट, in these waves the electric and magnetic fields oscillate in mutually perpendicular planes and also perpendicular to